हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म में ये जान रहे थे कि हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था, उसमें एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स या एक करंट कैरिंग वायर में क्या इम्पैक्ट। लेकिन ध्यान देना, हर चीज एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हम लोग जब भी चार्ज को ले जाते हैं तो चार्ज पे क्या लगता है? फोर्स है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इंपैक्ट किस पे हो रहा है? चार्ज पे हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने आगे जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट भी कौन करेगा? तो चार्ज करेगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंपैक्ट किस पे हो रहा है? मूविंग चार्ज पे हो रहा है और करंट कैरिंग वायर पे हो रहा है। समझ गए बात को? इसका मतलब ये है कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने वाला एजेंट भी कौन होगा? या तो मूविंग चार्ज होगा, ठीक है, या तो फिर तुम्हारा करंट कैरिंग वायर। तो अब हम लोग आज के लेक्चर में ये जानने का कोशिश करेंगे कि किसी भी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है और कौन सा लॉ उस मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को गवर्न करता है। तो हमारा जो सबसे पहला लॉ है वो है बायट-सवर्ट लॉ। बायट-सवर्ट लॉ, ठीक है। क्या बोलता है ये लॉ? लेट अस सपोज कि मेरे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है और हमको किसी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बायट-सवर्ट लॉ के हिसाब से हम लोग को इस वायर में एक एलिमेंट लेना, कोई छोटा सा एलिमेंट। तो मैंने मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, कितने लेंथ का? dl। इस एलिमेंट में करंट किधर होगा? तो इस एंड से इस एंड की तरफ, मतलब कि ऊपर है। और क्योंकि ये एलिमेंट मेरे लिए काफी छोटा है, ठीक है, इसको हम लोग ऑलमोस्ट क्या मानेंगे? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट के चलते इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हम इस एलिमेंट को अलग से निकाल के देख रहे हैं कि इस एलिमेंट के चलते किसी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या डिफाइन। तो लेट अस सपोज कि ये एक छोटा सा एलिमेंट है dl, ठीक है, जिसको हम लोग ने ऑलमोस्ट क्या माना है? स्ट्रेट लाइन। और इनफैक्ट जानते हो इसका सिग्निफिकेंस पॉइंट चार्ज के जैसा है ना। पॉइंट चार्ज जैसे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, उसी तरह ये डीएल एलिमेंट भी जो है वो इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा। करंट इससे कितना है? I। अब हमको इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट अस सपोज ये पोजीशन इस डीएल वेक्टर से, इस एलिमेंट से आर वेक्टर की दूरी पे है, ठीक है। तो बायट-सवर्ट लॉ बोलता है कि इस छोटे से एलिमेंट के चलते, इस छोटे से एलिमेंट के चलते, ठीक है, ये आर वेक्टर है, इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा डीवी, क्योंकि एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड है, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर, ठीक है। इस डीएल एलिमेंट को हम लोग एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा डीएल और उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा अराउंड द करंट। तो ऑलवेज रिमेंबर डीएल वेक्टर इज द वेक्टर whose magnitude is this elemental length, है ना, एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर, ठीक। आर कैप क्या है? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कहलाएगा आर। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड। ये जो पूरा वेक्टर है वो आर वेक्टर कहलाता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर के बराबर है। दिशा यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो आर, मैग्नीट्यूड कितना है? आर। लेकिन जो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट।
समझ गए इस चीज को? अपॉन आर स्क्वायर इज द ये एलिमेंट से यहां तक का लेंथ, और हमने इस एलिमेंट को क्या बोला, ये इसको ऑलमोस्ट उनको पॉइंट चार्ज के जैसा ट्रीट कर रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक के लिए इस पॉइंट का दूरी हमेशा आर ही रहेगी, ठीक है? तो दिस इज बाय समझ। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें तो डीबी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये सारे कांस्टेंट टर्म है, स्केलर टर्म है, वेक्टर तो सिर्फ यहीं पे है ना, तो डीएल क्रॉस आर कैप, तो ये होगा डीएल का मैग्नीट्यूड इनटू आर का कैप का मैग्नीट्यूड, तो आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ठीक है ना, इसको इस दर्शाने का जरूरत नहीं है, इनटू एंगल बिटवीन देम, तो लेट अस सपोज कि इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच, आर कैप के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो डीएल इनटू आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम अपॉन आर। दिस इज द बायट-सैबार्ट लॉ इन मैग्नीट्यूड, ठीक है? नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड। हम लोग डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो डायरेक्शन डिटरमाइन करने का तरीका, डायरेक्शन डिटरमाइन करने का तरीका हमारा राइट हैंड में, ठीक है? एक तो सिंपली हम लोग डीएल क्रॉस आर कर रहे हैं, तो डीएल किधर है? ऊपर की तरफ, इस एलिमेंट का डायरेक्शन, आर किधर है? इधर की तरफ, तो डीएल क्रॉस आर कहाँ होगा? नीचे की तरफ, तो इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस अंदर की तरफ आ रहा है, अगर हम इसको एक प्लेन कर लेते हैं, समझ गए इस चीज को? ये राइट है। दूसरा तरीका, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का जनरल रूल है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, समझ गए? अब अगर दूसरा तरीका जानना है तो दूसरा तरीका है थंब एंड दिस पार्ट। कैसे? जो डीएल वेक्टर है ना, उसके अलावा अपने थंब को रख दिए, अब इस पाम को अलोंग द आर वेक्टर ले जाओ, ले गए, ठीक है? और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे ऐसे कर्ल कर, ठीक? तो मेरा ये थंब गया डीएल के जैसा इधर, ठीक? पाम गया इधर, कर्ल कर दो इधर, कहाँ जा रहा है? अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर। अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, ठीक, तो हमको थंब को ऐसे रखना है कि पाम मेरा इस आर के अलाउंग जाए, ठीक? तो हमको ऐसे रखना पड़ेगा, ये पाम गया ऐसे, कहाँ जा रहा है थंब? बाहर, तो इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन बाहर, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? या फिर इस तरह देखिए, ये है डीएल वेक्टर, ये है आर वेक्टर, कहाँ जा रहा है थंब? तो दिस इज द, तो ये तरीका हमेशा, पाम को हमेशा आर वेक्टर के अलावा रखो और थंब को हमेशा डीएल वेक्टर के अलावा रखो, उसके बाद फिंगर कर्ल कर दो, जहां फिंगर कर्ल डायरेक्शन जाएगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। क्या रखना है? पाम को आर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। अब पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस पूरे वायर में हम लोग इसी तरह का एलिमेंट लेंगे, सारे एलिमेंट के लिए आर तो अलग होगा, है ना, क्योंकि ये तो बड़ा वायर है, सबके लिए इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा। हम सबका वैल्यू निकालने के बाद इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे कंटिन्यूअस सिस्टम, हमको निकल जाएगा नेट बी, ठीक है? ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट करंट कैरिंग वायर सिस्टम के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जैसे स्टैटिक चार्ज के चलते किसी भी पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टाइम के लिए कांस्टेंट, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कभी चेंज नहीं करता, ठीक है? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है? लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर नहीं चेंज करते हैं ना तो उस तरह के फील्ड को कांस्टेंट फील्ड होता है। उसी प्रकार अगर करंट कैरिंग वायर में करंट कांस्टेंट है, करंट स्टेडी है, करंट चेंज नहीं कर रहा है, जैसे इस वायर में मान लो हर इंस्टेंट
करंट जो ट्रैवल कर रहा है वो आई हो रहा है। इसका मतलब इस पोजीशन पे हर इंस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं करेगा। और इस तरह के मैग्नीट्यूड को बोलते हैं कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो नोट में लिखिए ना कि स्टेडी करंट प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसी एलिमेंट के लिए तो आर अलग अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। इसीलिए यूनिफॉर्म नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट जरूर। इस पर ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने बायट-सावर्ट लॉ का जो ये रिलेशन यूज किया, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर, इसमें जो ये टर्म म्यू नॉट बाई 4, उसमें म्यू नॉट जो है वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसी तरह म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हम लोग अभी जो भी रीजन बात कर रहे हैं उसको हम लोग वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं, और वैक्यूम का में मैग्नेटिक नेचर को हम लोग ठीक। और टुगेदर म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 10⁻⁷ यूनिट अगर इससे डिराइव करें तो हो जाएगा टेस्ला। भेजो इसको, सारी चीज को, इसको इधर रख के सारी चीज को भेजो। तो टेस्ला r² अपॉन dl, तो मतलब कि एक ही मीटर बचेगा, मीटर पर एम। या फिर इसका यूनिट हो सकता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये यूनिट कहां से आया? तो ये यूनिट तुम ऐसे सोच लो कि फोर्स बराबर होता है ILB, ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा? F/IL होगा ना। तो मतलब टेस्ला जो यूनिट है ना वो और कुछ नहीं है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इस चीज को यहाँ अगर डाल दोगे तो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, एम्पियर एम्पियर जुट जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। भविष्य में एक और यूनिट हम लोग हेनरी के फॉर्म में सीखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग वो नहीं जान रहे हैं तो उसको नहीं, ठीक है। तो ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। इसका वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हमेशा 10⁻⁷ होता है। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा? तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻। पहला टॉपिक जो होगा बायट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन में। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरी वायर। ये एक स्ट्रेट करंट कैरी वायर है। इस वायर के चलते हमको इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और इस पोजीशन का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, लेट अस सपोज कैपिटल। ऑलवेज रिमेंबर, इस पॉइंट का हम लोग को इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाना। तो इस वायर से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा, कितना दे रखा है, और हमको इस पोजीशन पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग को बायट-सावर्ट लॉ लगाना है। तो बायट-सावर्ट लॉ इतने बड़े वायर के लिए तो नहीं है, बायट-सावर्ट लॉ एक छोटे से एलिमेंट के लिए। तो हम क्या किए, यहां से y हाइट उठा, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट रखिए dy, और गिवन क्या है? गिवन है ना कि इस वायर का ये जो टॉप एंड है वो यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, ठीक, और ये जो बॉटम एंड है वो यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा 1, ठीक। ये चीज गिवन है। क्या गिवन है? r गिवन है, थीटा 1 गिवन है, थीटा 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, बायट-सावर्ट लॉ लगाने के लिए
इस पोजीशन को ऑरिजिन मानते हुए यहां से y हाइट ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया dy, और लेट अस सपोज कि ध्यान देना ये एलिमेंट जो है वो यहाँ पे कितना एंगल सस्पेंड कर रहा है, ये एंगल है कोई थीटा। ठीक, तो इस एलिमेंट के चलते, ठीक है, इस एलिमेंट के चलते इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बायट-सबर्ट लॉ के हिसाब से, ठीक है, ये एलिमेंट में करंट किधर जा रहा है ऊपर, तो ये जो डायरेक्शन होगा वही होगा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक, इस एलिमेंट से इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये होगा आर वेक्टर, समझ गए, ये हो गया आर वेक्टर। तो बायट-सबर्ट लॉ के हिसाब से डीबी वेक्टर बराबर क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ठीक है, डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर, ठीक है। और आर कितने के बराबर होगा, आर है ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, ये डिस्टेंस वाई है, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर प्लस वाई, ठीक। और डीएल हमारे लिए क्या है, डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो dy के बराबर। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगा तो dv वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इनटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dy, ठीक है, इनटू आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट। तो ये है dy वेक्टर, dl वेक्टर, ये है आर वेक्टर, तो ये जो एंगल बन रहा होगा यही होगा इन दोनों वेक्टर के बीच है। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल होगा, देखो ध्यान से, ये एंगल है थीटा, ये हो गया 90 माइनस, ये हो गया 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, 180 माइनस 90 माइनस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा, ये हो गया 90। दिस विल गिव यू म्यू नॉट आई डी वाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू कॉस साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड किसके चलते, इस छोटे से एलिमेंट, ठीक। डायरेक्शन किधर होगा, ये ऐसे, ठीक, पाम ऐसे, करंट ऐसे, पाम ऐसे, ठीक है, कहाँ चला गया अंदर चला, या फिर इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल होता है इस तरह, कहाँ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक। अब ध्यान दो, इसी तरह इस वायर पे हम जो भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना, सब एलिमेंट के चलते ध्यान देना इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर, तो मतलब इस वायर पे लाई करने वाला, स्ट्रेट वायर पे लाई करने वाला हर एलिमेंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। कहाँ रहेगा इस बार, क्रॉस। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको कोई परेशानी नहीं होगा। अब हमको तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, इतने बड़े वायर के लिए, हमने तो सिर्फ एलिमेंट के लिए निकाला, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वायर के लिए इसको इंटीग्रेट। लेकिन इंटीग्रेट करने के दौरान एक दुविधा है, पहला दुविधा तो दूर हो गया, सारे एलिमेंट के चलते, है ना, जितना भी एलिमेंट होंगे सबके चलते मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, ये एलिमेंट है नीचे, ये एलिमेंट है नीचे, ये एलिमेंट है नीचे, है ना, या फिर क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है। इनफैक्ट इस ये पूरा का पूरा प्लेन में ही, ये जो बोर्ड का प्लेन है उसी प्लेन में लाई करेगा डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, तो डेफिनेटली डीएल क्रॉस आर जो होगा इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। तो हर एलिमेंट जो है और हर आर वेक्टर जो है वो इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो हर मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट मतलब एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्रॉस नहीं होगा, अंदर होगा। इसलिए इंटीग्रेट में कोई टेंशन नहीं है डायरेक्शन की, लेकिन एक टेंशन है, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हमारे पास दो वेरिएबल है, तो y, क्योंकि एलिमेंट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो उसका y पोजीशन भी चेंज कर रहा होगा। दूसरा ये थीटा, जब एलिमेंट को हम यहाँ से यहाँ लेंगे और यहाँ से यहाँ लेंगे
ध्यान देना। तो ये थीटा भी चेंज होगा। तो हम लोगों को दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को हम लोग को किस में चेंज करना है? वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में चेंज करने के लिए सोचना सबसे पहले ये है कि हम लोगों को जो डाटा दिया वो किसके टर्म में दिया है। तो डाटा जो दिया वो थीटा के टर्म में दिया है। इसका मतलब डेफिनेटली हमको y को रिप्लेस करना। तो y को रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये है y, ये है r, ये है थीटा। हमको इन तीनों में रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा। देखो हम लोग y को लिखेंगे r tan थीटा बराबर क्या होगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है तो y बाई r होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, y इज इक्वल टू r tan थीटा होगा। तो y का रिप्लेसमेंट हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब हमको किसका रिप्लेसमेंट ढूंढना है? अब हमको ढूंढना है रिप्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, dy का। तो इसको क्या करो? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। dy का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dy, r कांस्टेंट, tan थीटा का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा और इंटू मिल गया सारा रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो। dv बराबर आएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट i बाई 4 पाई, ठीक, dy की जगह लिखो r sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टाइम स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 प्लस टाइम स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या हो गया ये? म्यू नॉट I बाई 4 पाई r सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टाइम स्क्वायर थीटा। थीटा कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा। इधर लिखते हैं b बराबर आएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट i बाई 4 पाई, एक ऊपर में r, नहीं नीचे में एक r कॉस थीटा डी। अब इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देना, हम लोग थीटा एलिमेंट जो लिए थे वो थीटा के टर्म में लिए थे। तो थीटा का सेंस हम लोग कैसे लिए थे? ऐसे। ये जो एलिमेंट लिए थे वो हम लोग थीटा को ऐसे कंसिडर किए, इसको हम लोग को पॉजिटिव जाना। तो इस सेंस में हम कितने एंगल तक जा सकते हैं? थीटा 2, ठीक है। लेकिन हमको पूरे वायर को कवर करने के लिए इस सेंस में भी जाना होगा। तो जिस डायरेक्शन में तुमने थीटा एलिमेंट लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रहे हो, तो इसको थीटा 1 को नेगेटिव कंसिडर करना है। तो तुम्हारा एलिमेंट वैरी कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, मतलब थीटा वैरी कर रहा है माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2। क्यों नेगेटिव लिया? उसका कॉन्सेप्ट है कि हमने थीटा को ऐसे कंसीडर किया। ये जब एलिमेंट लिया था ना तो थीटा मेरा ये सेंस में कंसीडर किया था, हर चीज में मैं थीटा लेते चला गया पॉजिटिव रहते, ठीक। लेकिन हम इस सेंस में जाएंगे कितने दूर तक? थीटा 2 तक। लेकिन पूरा एलिमेंट कवर करने के लिए हमको इस सेंस में भी जाना पड़ेगा। कितने एंगल तक? थीटा 1 तक। तो इस सेंस में जितने एंगल तक जा रहे हो उसको नेगेटिव कंसीडर करो। तो यहां से जो यहां तक का एलिमेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो कहां से कहां तक आएगा? माइनस थीटा 1 से लेके। तो बस म्यू नॉट i बाई 4 पाई r को बाहर करो, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा। दिस विल गिव यू रिजल्ट b इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाई 4 पाई r साइन थीटा 2, ठीक, माइनस साइन माइनस थीटा 1। तो साइन माइनस थीटा 1 होता है माइनस साइन थीटा 1, तो ये प्लस हो। तो b जो हो गया वो हो गया म्यू नॉट i बाई 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2।
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पोजीशन। एक बात ध्यान देना, अब इस तरह का सवाल हमको मिलेगा तो ये θ2 ये θ1 जो भी है, ठीक है ना, तुमको अब इसमें वैल्यू पुटिंग करने के लिए ना ये नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, साइन कन्वेंशन मैंने लगा दिया, ठीक है ना। दोबारा इस वायर के लिए ऐसे सिस्टम के लिए नहीं लगा, ठीक है। और डायरेक्शन कहाँ होगा? तो डायरेक्शन क्रॉस। ध्यान देना, जो अभी हम लोगों ने सीखा उसको थोड़ा सा जनरलाइज करके देख लेते हैं, ठीक है। ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसके चलते यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, अपर एंड θ2 एंगल बना रहा है, लोअर एंड θ1 एंगल बना रहा है। इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा b μ0I/4 पाई कैपिटल R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, sin θ1 प्लस sin θ2। अब बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन बड़ा इजी है निकालना। कैसे? बस अपने राइट हैंड को यूज करना है, थंब और ये पाम का जरूरत, ठीक। थंब को अलोंग द करंट लेना है और पाम को अलोंग द आर लेना है, ठीक है। तो करंट और आर ऐसे अगर कंसीडर करेंगे, ठीक, तो ये मेरा ओरिएंटेशन हो गया। अब फिंगर को कर्ल कर देना 90 डिग्री से। फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रहा होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट। तो ऐसे रखे तो कहाँ जा रहा है? नीचे, क्रॉस, ठीक। तो मतलब कि -k। सिमिलरली अगर हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो ये हो जाता मेरा रेडियस वेक्टर, पाम को रेडियस वेक्टर के अलाउ, हमको करंट के अलाउ, ऐसा रखाएगा ओरिएंटेशन। फिंगर कर करो कहाँ आ रहा है? रूट कर। तो इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगा? डॉट। अगर तुमसे कोई इस पोजीशन पे पूछे तो ये हो जाएगा रेडियस वेक्टर, ठीक है। फिर से वही चीज आएगा, क्रॉस। समझ गए इस चीज को? कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन। और दूसरा मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूला से। अगर θ1 बराबर θ2 बराबर θ हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर हो गया? मतलब ये भी थीटा, ये भी थीटा, दोनों। मतलब कि हम इस वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल। क्या आएगा? b बराबर μ0I/4 पाई r sin थीटा प्लस sin थीटा मतलब 2 sin थीटा। This will give you μ0I/4 2 pi r sin। This is the। एक चीज डायरेक्शन में ध्यान देना, एक चीज डायरेक्शन में तुमको मैं बता देता हूँ कि अगर हमको इस वायर के बाजू में मतलब बगल में कहीं हमको डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? तो ये तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा? ध्यान देना, हम इस वायर से r डिस्टेंस की दूरी अगर हर पोजीशन पे, जो कि इस वायर से कितने दूरी पे है? r डिस्टेंस की दूरी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे या इस पॉइंट को सेंटर मान के r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इस वायर से कैसे इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर बात कर रहे हैं कितना? r की दूरी, ठीक है। अब इस सरकमफ्रेंस पे लाई करने वाले हर पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक। तो इस सरकमफ्रेंस पे हर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो टेंजेंशियल, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे अगर इस पोजीशन पे बात कर रहे हैं तो ऐसे, ठीक है। तो ये वायर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे, इस पोजीशन पे जो टेंजेंट होगा वो ऐसा होगा,
इस पोजीशन पे अगर पूछेंगे तो ये टैली, पीछे वाले पोजीशन पे पूछेंगे ये टैली, इस पोजीशन पे पूछेंगे तो 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 ये टैली। ठीक है, मतलब क्या है, ये वायर है, इसके चारों तरफ सेम पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहे हैं तो ये कुछ इस तरह है। ठीक, इस पोजीशन पे अगर है ऐसे, इस पोजीशन पे 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 है ऐसे। ठीक है, तो तुमसे अगर कोई ये पूछे ड्रॉ द फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, स्ट्रेट वायर, उसके अराउंड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो ये ऐसा होगा, ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करो। अब ऊपर जा रहा है, फिंगर ऐसे कर्व करेगा, कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज समझो, करंट ऊपर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर कर्व करो, कैसे कर्व किया, इस तरह, जिस सेंस में कर्व किया उस सेंस में एरो दिखा। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर यहाँ ड्रॉ करना होगा तो यहाँ भी ऐसा, ठीक है, सेंस पे। ठीक, अगर वायर का डायरेक्शन नीचे आ जाए तो ऐसे हमको कर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल बनाने का और सेंस ऑफ रोटेशन, नीचे है ना, एरो ऐसे दिखा, ये हो गया फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, अब ये हो गया डायरेक्शन की बात। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग का वायर जो है वो इनफाइनाइट हो, है ना, इनफाइनाइट वायर, ठीक, और इसके चलते यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वाला जो एंड है, ठीक है, वो भी 90 डिग्री सेपरेट करेगा, और ये वाला जो एंड है वो भी 90 डिग्री शिफ्ट करेगा। तो B बराबर जो हो जाएगा वो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 πr साइन 90। ठीक है, ऐसे इस फॉर्मूला में डालेंगे तो साइन 90 प्लस साइन 90 2 साइन 90, तो वही यही चीज हो जाएगा। तो B बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 πr, याद इनफाइनाइट लाइन वायर, चीज, ठीक है, और डायरेक्शन बस ऐसे ही इस तरह। ठीक है, ये हो गया इनफाइनाइट लाइन। तो इस पोजीशन पे होगा तो अंदर आ रहा है, इस पोजीशन पे अगर बात करेंगे तो बाहर आएगा। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम। वायर के दोनों साइड पे डायरेक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना है। अब मान लो ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये, करंट यहां से यहां, ठीक है। अब यहां से ये जो दूरी है वो दे रखा है r, और हमको इसी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड है। एक एंड यहाँ पे एंगल बना रहा है, ठीक है, तो दूसरा एंड क्या बना रहा होगा, जी। ठीक है, अब इस फंडे में ये पढ़ना है कि कौन थीटा 1 है कौन थीटा 2, ये सब चीज पूछना है, सिंपल सा। एक तो को थीटा डालना होगा, दूसरे को क्या डालना होगा, 0। तो B बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4 πr, ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन 0, क्या आ जाएगा आंसर, B बराबर म्यू नॉट I बाई 4 π। ठीक, अगर ये ऐसा ना देखे, ऐसा दिया है, किस पोजीशन पे निकालना है, ये एंगल थीटा, मैं फिर भी बोलूंगा कि थीटा 1 और थीटा 2 के चक्कर में नहीं फंसना। ठीक है, क्या करना है तुमको, यही फॉर्मूला है, एक को 0 डिग्री पुट करो और एक को थीटा पुट करो। ठीक, रहा बात डायरेक्शन का, तो
डायरेक्शन इस केस में ये ऐसे है तो क्रॉस, और ये अगर ऐसे है तो इसके लिए हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक, अब अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब ये तो 0 डिग्री है, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, I/2, मतलब 90 डिग्री। तो B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट I/4πr फॉर सेमी इनफाइनाइट। म्यू नॉट I/2πr आएगा इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, और सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या आएगा, म्यू नॉट I/4π। समझ गए? ये हो गया तरीका इनको बनाने का। अब एक तरह का क्वेश्चन और आ सकता है कि लेट अस सपोज ये एक वायर ऐसा है, ठीक है, और हमको यहां पे निकालना है, ठीक। ये एंगल दिया है θ1, ये एंगल दिया है, समझ लीजिए, तो दिक्कत नहीं। अब इस पोजीशन को हमको मैग्नेटिक पे ले जाना है। एक बात ध्यान देना, हम लोग जो डेरिवेशन करके इस रिजल्ट को इस्टेब्लिश किए थे, उसमें फंडा ये था ना कि जो दोनों एंगल होते थे θ1 θ2, वो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के अपोजिट साइड में, ठीक है। तो हम लोगों ने इस रिजल्ट को डिराइव करते समय एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव मानते हुए ये काम कर दिया। अब हमको ऐसा लाइन मिल रहा है ना, जिस केस में एक एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन की एक साइड है, दूसरा एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के दूसरे साइड है, तो हमको सिर्फ वैल्यू डाटा पुट करना है, माइनस प्लस के साइन के टेंशन में नहीं पड़ना। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये दोनों एंगल सेम साइड, तो इसमें से हमको एक एंगल को नेगेटिव लेना है और एक एंगल को पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि ये पुराना कन्वेंशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसमें किस एंगल को नेगेटिव देंगे, तुम सीधे देखो, डायरेक्शन अभी भी वैसे ही है, करंट ऐसे है, डायरेक्शन क्रॉस, ठीक है। तो सिंपली क्या तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, जो एंगल छोटा होगा, यहाँ साइन का फंक्शन रहता है ना, जो एंगल छोटा होगा उसको तुम नेगेटिव कंसीडर करोगे, जो एंगल बड़ा होगा उसको तुम पॉजिटिव कंसीडर करोगे। याद रखना, कब ऐसा करते हैं, जब हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जो परपेंडिकुलर लाइन है वायर से, उससे सेम साइड में दोनों एंगल लाइन करेगा। और ध्यान दीजिएगा, अभी भी जो आर होगा ना, वो ये परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होगा, भले ये यहां से यहां लाइन कर रहा है और ये पॉइंट बियॉन्ड इसके है, तुमको इसको एक्सटेंड करना होगा, इसके एक्सटेंशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना होगा, और यही आर होगा। कई बार तुमको ये डिस्टेंस दे देगा, मान लो हम ये डिस्टेंस दे देते हैं डी, ठीक है ना, तो तुमको निकालना होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ये डी जो है, ये एंगल θ1 है, तो आर हो जाएगा डी कॉस θ1। और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बी बराबर होगा म्यू नॉट I/4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2 जो भी हो, इस एंगल को, ये छोटा एंगल है तो इसको नेगेटिव लेगा, तो साइन माइनस θ1 प्लस ये बड़ा एंगल तो इसको पॉजिटिव ही लेगा, साइन माइनस θ1 माइनस साइन θ1 हो जाएगा। तो बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट I/4πr, और ध्यान देना क्या है, साइन θ2 माइनस साइन θ1, प्रॉपर डायरेक्शन तो तुम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो इसको फाइंड करने का है। इसमें अगर ऐसा दे दिया जाए, इस पोजीशन को निकालना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये
ये एक एंगल हो गया मान लो θ2, ये एक एंगल हो गया ये मान लो θ1, या ठीक है ये θ1 ये θ2, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। किसको पॉजिटिव लोगे तो जो बड़ा एंगल, किसको नेगेटिव लोगे तो छोटा एंगल है। डायरेक्शन तो ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे जाएगा ये बाहर आएगा, तो डायरेक्शन होगा डाउन, फॉर्मूला होगा ठीक। अगर यहाँ निकालना रहता तो ये एक एंड होता, ये होता, ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालेंगे, भले ये जो पॉइंट है ये वायर से परपेंडिकुलर नहीं लाई कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे भी निकालने के लिए इस वायर की एक्सटेंशन पे तुमको परपेंडिकुलर डालना होगा, एक्सटेंशन पे परपेंडिकुलर डालना, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया, ये एंगल पता करो, ये एंगल पता करो, बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव, डायरेक्शन कैसे निकलेगा तो राइट हैंड थंब रूल में निकलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक इनफाइनाइट वायर है जिसको हम लोग बेंड किए हुए एल से, ये एंगल 90 डिग्री और ये बाइसेक्टर है तो ये 45 डिग्री, ये भी 45, इंफिनिटी से आ रहा है, यहाँ पे बेंड है, फिर यहाँ से इंफिनिटी तक जा रहा है। हमको इसी कॉर्नर से डी डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है ना। सबसे पहले यहाँ ये वाला पार्ट को, ठीक है ना, इस बेंड से इधर को भी बोलो, ये वाला पार्ट, ठीक, इसको एक्सटेंड कर दो। अगर ये डी है तो हमको इसके एक्सटेंशन पे जो परपेंडिकुलर होगा वो डिस्टेंस निकालना। तो ये एंगल 45 है तो ये भी 45, ये भी 45, ये डिस्टेंस हो जाएगा डी बाई, ठीक, मिल गया। अब ध्यान देना, ये इंफिनिटी से आता है, ठीक है। एक एंगल जो बन रहा होगा यहाँ पे वो कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, और एक एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है 45 डिग्री, लेकिन दोनों एंगल जो है इस हॉरिजॉन्टल के सेम साइड में लाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की है इस यहाँ से जो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हो गया, इस एक्सटेंशन पे जो परपेंडिकुलर डाले उस परपेंडिकुलर से आर वेक्टर, जिसको तुम रेडियस वेक्टर बोल रहे हो, इनफैक्ट रेडियस वेक्टर के सेम साइड में लाएगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कौन नेगेटिव छोटा, कौन पॉजिटिव बड़ा। सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ1 साइन θ1 कौन है, θ2 कौन है, इसके लफड़े में नहीं पढ़ना। ड्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी बाई √2, ठीक, साइन 90 डिग्री, ठीक, और 45 डिग्री नेगेटिव होगा तो माइनस साइन 40, ठीक है। जो आएगा वो रिजल्ट होगा इसके। अब आओ इतने पार्ट, इसको एक्सटेंड करो पीछे, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी कितने के बराबर होगा डी बाई √2 के बराबर। अब ये रेडियस वेक्टर हुआ है ना, मतलब इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रेडियस वेक्टर बोल रहे हैं। उसके दोनों साइड पे ही, मतलब सेम ही साइड पे दोनों एंगल लाई करेंगे, एक होगा ये एंगल और एक होगा ये एंगल। दूसरा वाला जो एंगल होगा वो कैसा होगा 90 डिग्री होगा, और ये वाला कितना एंगल होगा 45। तो रिजल्ट तो कुछ इसी तरह आएगा। अब देखना है डायरेक्शन, इसके चलते डायरेक्शन हम ऐसे लो, ठीक, कहाँ जाना है हमको, इस पोजीशन पे हम ऐसे लो कि कहाँ जाना है हमको, इस पोजीशन पे एक्सटेंड करके क्रॉस, ठीक, इसके चित्र पे हम ऐसे लो, कहाँ जाना है हमको, इस पोजीशन पे, कहाँ क्रॉस, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इंटू 2 माइनस के, तो 2 टाइम से इंटू कर दी क्योंकि दोनों को मिलके ये डबल हो गया। यही आंसर, क्या किए समझ में आया, ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन, ये एक इनफाइनाइट वायर है और ये एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट नीचे से पास कर रहे हैं, ठीक। इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2। इस पोजीशन पे जिसका कोऑर्डिनेट A भी है उनको मैग्नेटिक। सबसे पहले हम इस वायर से निकालें, इस वायर से निकालने के लिए इसका करंट I1 है, ये तो इनफाइनाइट वायर है, इससे हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, और ये लेंथ नहीं होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट B है तो ये B, इसको ऑरिजिन माना गया, ये लेंथ। इसके चलते कितना होगा, सबसे पहले डायरेक्शन क्रॉस, मतलब ये इधर जा रहा है बाहर, म्यू नॉट B1 बराबर I/2 पाई B, R की जगह पे कितना लेंथ B, और ये I, ओके। sin 90 प्लस sin 90 तो वो 2 sin 90 है, तो 2 कट के ये वाला इधर। इनफाइनाइट के लिए तो यही होता है, म्यू नॉट I/2 पाई R डाल दिए, किधर प्लस। अब इसके चलते I2 के चलते ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा A, B2 बराबर होगा म्यू नॉट I/2 पाई A माइनस के कैसे, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I2 पाई, ठीक है, I1/B माइनस I2/A, ठीक है। क्यों सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन पूछेगा फॉर व्हाट कंडीशन नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी 0, उसको इक्वेट कर दो 0, क्या आ जाएगा I1/B इक्वल टू I2/, या फिर I1/I2 इक्वल टू B/। अगर ये एक का भी करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता, मान लो ये अपोजिट इधर होता, ठीक है, तो इस पोजीशन पे इन दोनों के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एड अप जुड़ता। समझ गए इस चीज को, ठीक।